Jai Mata Di, dear students and my dear friends. Welcome to my YouTube channel JMD Maheshwari Classes. This is chemistry class for those students who are studying in class 10th, and today we are going to cover next some topic of chapter 1, chemical reactions and equations, and this is part 3 of this chapter. Part 1 and 2 I have already uploaded. You can watch on my channel. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on both sides is called a balanced chemical equation. इसका मतलब ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे कि केमिकल इक्वेशन मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होती है केमिकल इक्वेशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ. तो अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको समझेंगे. जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो देखिए, हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तरफ रिएक्टेंट्स होता है और एक तरफ प्रोडक्ट होता है. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो कहलाती है जिसमें दोनों साइड, यानी कि ये LHS, एरो से इधर वाली साइड जो है वो LHS है और एरो से इधर वाली साइड जो है वो है RHS. तो दोनों साइड्स जो है वो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हों. मीन्स जितने एटम्स इधर हैं Zn के उतने ही इधर हों, जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं इधर, हाइड्रोजन के उतने ही एटम्स इधर हों, जितने क्लोरीन के एटम्स हों इधर उतने ही क्लोरीन के राइट हैंड साइड हों. तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है वो कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देखिए एग्जांपल है इसका, Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. इस इक्वेशन के थ्रू आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. देखिए Zn के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 1 एटम है, कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स 1 एटम ऑफ जिंक. तो देखिए यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड, हमारे एरो के साइड राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे देखिए Zn के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर भी 1 ही एटम है. इट मीन्स जिंक जो है वो हमारा बैलेंस्ड है. नेक्स्ट जो है हमारा इसमें HCl है. तो HCl में देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं. तो देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर भी राइट हैंड साइड जो है हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं और क्लोरीन यानी कि Cl के कितने हैं? 2 एटम्स हैं. 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं. तो क्लोरीन के देखिए इधर 2 एटम्स हैं और यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं. इसका मतलब ये है कि Zn यानी कि जिंक, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन तीनों एलिमेंट के जितने एटम्स इधर हैं उतने ही इधर हैं. ये हमारा जिंक है, ये जो है रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि LHS में जो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो RHS साइड हैं. दोनों ही जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, दोनों ही साइड जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं. दोनों ही साइड यानी कि LHS में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं LHS में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो RHS में हैं. कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है, आपस में इक्वल हैं. इट मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. नेक्स्ट हम देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट है. जो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अभी समझी थी बहुत अच्छे से, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे जिससे वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए. तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट है. LHS में जो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और RHS में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे. जितने इधर होंगे उससे कम या ज़्यादा इधर होंगे. तो इस तरीके की जो केमिकल इक्वेशन कहलाएगी वो कहलाएगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स of one or more element on both sides means in reactants and products are not same or not equal
इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं मतलब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के दोनों तरफ LHS और RHS मीन्स रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट है दोनों में जो है वो सेम ना हो, आर नॉट सेम और नॉट इक्वल, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो इक्वल ना हो। जैसे यहाँ पे Zn का 1 है तो यहाँ पे 2 होता Zn का, तो ये अनबैलेंस्ड कहलाती। तो इस तरीके की इक्वेशन जो है वो कहलाती अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स दैट इट हैज़ अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है तो उसमें रिएक्टेंट का जितना मास है और प्रोडक्ट का जितना मास है वो आपस में इक्वल नहीं है। जब एटम्स में डिफरेंस आएगा तो मास में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा। जबकि जो केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें हम जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें रिएक्टेंट्स का जितना मास होता है वही मास जो है हमें प्रोडक्ट का टोटल उतना मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ पर 2 हैं। ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है O2 के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है? वाटर, H2O। अब देखिए यहाँ पर H2 है, H के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। और इस साइड भी H के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। और यहाँ पर क्या है? O के कितने? 2 एटम्स हैं। और यहाँ पर O का क्या है? 1 एटम है। इट मीन्स ये जो है अनबैलेंस्ड है। जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जितने एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट के नहीं मिल रहे हैं, हमें आपस में इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। इसलिए ये इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। देखिए जब यहाँ पर जो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 हैं। यहाँ पर 1 है। जब एटम यहाँ पर ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या है कि इसका जो मास है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो है मास ऑक्सीजन का कम होगा। तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है मास, जो हमने अभी ये वाली लाइन पढ़ी थी कि अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो अलग अलग हो गया इनका मास। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होगी वो अनबैलेंस्ड कहलाएगी। जबकि हम जानते हैं कि जो मास होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ों का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट कर रही हैं, तो जितना इन दोनों का मास होगा वही हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पे H के LHS में 2 एटम्स हैं और RHS में भी 2 हैं, बट ऑक्सीजन के LHS में 2 हैं, RHS में 1 एटम है। इसलिए ये जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोनों को ही क्लियर कर लिया है। अब दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, अ केमिकल इक्वेशन डिफाइंस द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें ये बताती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमें ये बताती है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहे रिएक्टेंट के हों चाहे प्रोडक्ट के हों, तो रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मतलब रिएक्ट हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस रिएक्शन में जो है मतलब पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन होने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपने एक इक्वेशन देखी थी, Zn का 1 मतलब एटम जो है वो यहाँ पर भी देखिए 1 एटम है। तो ये पता चल रहा है कि जो जिंक है उसका 1 एटम जो है वो रिएक्शन में क्या कर रहा है कि रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे HCl के कितने 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो टेक पार्ट कर रहे हैं यहाँ पर रिएक्शन में, जो है मतलब रिएक्ट हो रहे हैं इस रिएक्शन में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता चल रहा है यहाँ पर। तो एक तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि कोई भी रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उसके कितने मॉलिक्यूल्स ने उस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा आ जाता है, इन अ केमिकल इक्वेशन रिलेटिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग एंड मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है
कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके रिलेटिव मास जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट का मास है उसको फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो आपका यहाँ पर था ये, और जैसे कि जिंक है आपका, इसका जितना मास होगा और 2HCl का जितना मास होगा, इन दोनों का मास अगर हम ऐड कर लें तो जितना जिंक क्लोराइड यानी कि इसका मास और हाइड्रोजन का मास होगा, इन दोनों मास का सम कर लें और इन दोनों मास का सम कर लें, दोनों आपस में इक्वल आएंगे। यानी कि इन दोनों के मास का सम इज इक्वल्स टू इन दोनों के मास का सम, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बताता है कि मास मास रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ बोल सकते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज सिमिलरली a chemical equation shows relative mass of the reactants and products and volumes of the gaseous reactants और products। देखिए जो केमिकल इक्वेशन होती है वो रिलेटिव मास शो करती है किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। उसी तरीके से जो गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं उसका वॉल्यूम भी बताती है। जैसे अब कितना मास है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, ये बताती है। उसी तरीके से वो अगर गैसियस है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट भी गैस है हमारी, तो उसका वॉल्यूम भी हमें बताती है कि कितना वॉल्यूम जो है वो आपस में रिएक्ट हुए हैं रिएक्टेंट्स के रूप में, और जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसका कितना वॉल्यूम है अगर वो गैसियस स्टेट में है तब। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्वेशन ऑल्सो डिफाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। केमिकल इक्वेशन जो है हमें वो ये भी बताती है कि फिजिकल स्टेट, किस फिजिकल स्टेट में जो है वो रिएक्शन हुई है और प्रोडक्ट जो है वो हमें किस फिजिकल स्टेट में मिला है। जैसे कि मान लीजिए दो सॉलिड चीज़ें जो हैं वो रिएक्टेंट से आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना रही हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो लिक्विड में मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है, फिजिकल स्टेट पता चल जाती है जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी और जो प्रोडक्ट है उसकी। एंड ऑल्सो टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब, और ये भी हमें पता चलता है कि जो हीट है वो इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। मीन्स हमें ये पता चल जाता है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें जो हीट है वो रिलीज होती है, और इंडोथर्मिक यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट जो है वो रिएक्शन होते टाइम एब्जॉर्ब हो जाती है, यूज़ हो जाती है, वो कहलाती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से पता चल जाती हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल और है, N2 यानी कि नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रही है तो हमें क्या मिल रही है, अमोनिया मिल रही है। तो यहाँ पर हमें ये रिएक्टेंट्स का इनका जितना मास होगा टोटल उतना ही इसके बराबर होगा। इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो हमें पता चल जाएगी कि किस स्टेट में है। ये नाइट्रोजन है ये गैसेस स्टेट में है, हाइड्रोजन है वो गैसेस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। तो ये हमें सारी चीज़ें जो है मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो पता चल जाती है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस। जहाँ पर आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है तो उसकी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए कि केमिकल जो इक्वेशन होती है जो हम लिखते हैं इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, तो इसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो देखिए फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये है, अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन। जो केमिकल इक्वेशन है वो इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्म नहीं करती, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है हमें उससे अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, कि उस जो भी रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी जो है वो क्या है, यानी कि साध्यता क्या है, उसकी व्यवहारिकता क्या है। तो ये इसका हमें नहीं पता पड़ता इक्वेशन से। जैसे कि कॉपर है, कॉपर किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है CuSO4 प्लस H2 यानी कि कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन। तो देखिए इस रिएक्शन में जो है तो क्या चीज़ क्लियर नहीं हो रही। देखिए इन दिस रिएक्शन कॉपर डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में कॉपर जो है वो किसके साथ डिस्प्लेस हो रही है, हाइड्रोजन के साथ। कॉपर जो है वो इसके साथ
एडजस्ट हो गई और हाइड्रोजन जो है वो कॉपर की जगह हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गई, यानी कि हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेस हो रही है. बट वी कैन नॉट मेक श्योर दैट दिस रिएक्शन विल एक्चुअली टेक्स प्लेस और नॉट. बट ये जो है रिएक्शन हमें एग्जैक्टली ये नहीं बता रही है कि हम एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो है इसके साथ टेक्स प्लेस हुई भी है या नहीं हुई है. बस हमें जो है ये कॉपर सल्फेट जो है वो मिल गया यहाँ पर. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना केमिकल इक्वेशन से जो है मतलब क्लियर नहीं होता है. नेक्स्ट है इसका जो लिमिट है, लिमिटेशन जो है नेक्स्ट वो ये है, अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होती है वो हमें रिएक्शन मतलब इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं देती है जो रिएक्शन का जो रेट है, यानी कि कितनी स्लो होगी या कितनी तेज़ होगी, ये हम एक इक्वेशन को देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि मतलब ये इक्वेशन कितनी मतलब ये जो रिएक्शन है वो कितनी तेज़ी से होगी या कितनी स्लो होगी. जब तक हम इसको कोई भी रिएक्टेंट से उनको आपस में रिएक्ट ना करा करके देख लें, तो एक इक्वेशन को लिखने से ही हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि ये जो है मतलब कितना किस रेट से जो है मतलब ये कितनी तेज़ी से या कितनी स्लो जो है ये रिएक्शन होगी. तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो या आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो या फिर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर चाह रहे हो कि आपको उसके डाउट्स वगैरह क्लियर करने हो, तो मैं उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना करके ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. तो आप इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, थैंक यू. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ.